बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज बात करनी है मैंने हुनर की और तालीम की। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन मसला क्या होता है, बहुत से माँ बाप जो हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को जल्दी काम पे लगा दें, जल्दी उनको पैसे कमाना जोगा कर दें ताकि वो अपने घर और अपने फाइनेंशियल मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँ। तो वो अपने बच्चों को किसी ऐसे काम में लगा देते हैं जहाँ पे वो हुनर सीख लेते हैं, और तालीम जो है वो अक्सर इग्नोर हो जाती है। फिर एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चे अगर माँ बाप की बात नहीं सुनते या तालीम पे तवज्जो नहीं देते तो माँ बाप जो है वो स्कूल से बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं, और फिर उनका फोकस ये होता है कि भाई हम अपने बच्चों को किसी ना किसी तरीके से किसी ऐसे काम में लगा लें, मतलब जैसे किसी रेस्टोरेंट में लगा लें ताकि वो खाना पकाना सीख लें, या किसी जो है भट्टे पे लगा देते हैं जहाँ पे वो ईंटें वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, या कालीन वगैरह बनाने के काम पे लगा लेते हैं, ऐसा कोई काम कराना शुरू कर देते हैं। प्लम्बर के साथ लगा देते हैं कि वो प्लम्बिंग का काम सीख ले, या किसी कारपेंटर तरखान के साथ लगा देंगे या इलेक्ट्रिशियन के साथ लगा देंगे कि ऑन ग्राउंड बच्चे जो हैं वो चीज़ें सीख लें। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं हुनर सिखाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हुनर ज़रूर बच्चों को सिखाइए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप छोटे से बच्चे को 10-11 साल के बच्चे को किसी जगह पे नौकरी पे लगा देते हैं जहाँ पे उसने पैसे कमाने हैं, तो फिर जो काम करवाता है वो मारता भी है, वो डांटता भी है, वो टॉर्चर भी करता है, और बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होती है। और अगर आप बच्चे को तालीम के एक बेसिक नेमत से और एक बेसिक राइट से, एक बेसिक हक से महरूम करते हैं, तो उस बच्चे का फ्यूचर क्या है? देखिए व्यूअर्स, एक जैसे प्लम्बिंग की अगर आप बात कर लें, या आप इलेक्ट्रिशियन की बात कर लें, बिजली के काम की बात कर लें, या तरखान की बात कर लें, तो ये काम बाहर के ममालिक में तो बहुत ज़्यादा आपको पैसे कमा के देते हैं, बट पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको बड़ा मिनिमम पैसा मिलता है। एक जगह आपने जाके प्लम्बिंग का काम किया, 1000-1500 रुपये आप लेके आ गए। डेली भी अगर आपने काम कहीं पे जाके किया तो 40,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेंगे। बड़े एक्सपर्ट है अपने काम में तो 60,000 कमा लेंगे। तो एक पॉइंट के बाद आपका फ्यूचर जो है वो वहीं पे रह जाता है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिशियन तालीम हासिल करके इलेक्ट्रिकल के काम की तरफ जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाता है। अगर वही बच्चा जिसको आपने किचन में बावर्ची का काम सीखने के लिए लगाया है, अगर वो पढ़ के कुकिंग के काम की तरफ आता है तो वो शेफ़ बन जाता है। सो व्यूअर्स, बात ये है कि हुनर के साथ जब तालीम कंबाइन हो जाती है तो आपका लेवल बहुत हाई हो जाता है, आप एलिवेट हो जाते हैं। और व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, ज़िंदगी में हम क्या ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे वही ज़िंदगी जिएं जो हमने जी है, या हमारी कोशिश ये होती है कि हमसे बेहतर ज़िंदगी जिएं? तो अगर वो हमसे बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो इन्वेस्टमेंट तालीम है। बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो दें। मुझे पता है व्यूअर्स, आजकल हालात बहुत ज़्यादा टाइट है, लोगों के इकॉनमी भी एक 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 सिचुएशन से गुज़र रही है, लेकिन बात यह है कि जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है और चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, वहाँ पे थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर गुजारा करना या घर चलाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। सो अगर आप बच्चों को इतना हुनर देंगे या इतना जोगा करेंगे कि वो बस अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करें, तो वक्त के साथ तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और व्यूअर्स देखें, कुछ देर, कुछ साल तकलीफ़ के गुजार के बच्चों को तालीम याफ्ता करके, और इसमें मैं बेटियों को भी शामिल करूंगी, सिलाई कढ़ाई का काम बच्चियों को सिखा देते हैं। अगर उन्हीं बच्चियों को आप सिलाई कढ़ाई के काम के साथ किसी फ़ैशन स्कूल में पढ़ने का मौका दें या इससे रिलेटेड तालीम हासिल करने की कोशिश करने दें, तो वो फिर डिज़ाइनर बन जाएंगे, ना कि वो सिर्फ किसी अपने घर में बैठ के दर्जन का काम करें। व्यूअर्स, स्कोप बहुत ज़्यादा है दुनिया में, और आप देखें कि अब तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके आप हज़ारों क्या लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। तो अगर एक बंदा टैलेंटेड है और पढ़ा लिखा है और उसको बिज़नेस चलाने की सेंस समझ आ जाती है तालीम के थ्रू, तो आप सोचें कि उस बच्चे का फ्यूचर कितना सवाल होगा। सवाल तो ये है कि अगर सिर्फ हुनर हो और तालीम ना हो, तो क्या उस हुनर का फ़ायदा पूरी तरह से कोई भी इंसान उठा सकता है? आई डोंट थिंक सो। ये हमारी पूरी टीम की राय है जो हम डिस्कस कर रहे थे कल भी, कि भाई हुनर भी तो एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो टेकन खेलते हैं या वीडियो गेम्स वगैरह खेल के अपनी उन्होंने बड़ी एक नाम और अपनी एक वो चीज़ क्रिएट कर ली है, लेकिन कितनी देर तक ये चीज़ चल पाएगी?
देखिए हमने सिंगर्स भी ऐसे देखे, 1 पाउंड फिश देखा, वो आई टू आई गाना देखा, इस तरह के बहुत से हमने सॉन्ग्स देखे जो बड़े हिट हुए, लेकिन वो 1 टाइम हिट थे, एक दफ़ा में लोगों को पॉपुलैरिटी मिली और उसके बाद फिर नथिंग। सो 1 हिट वंडर तो नहीं आपने बनना, आपने चीज़ और काम वो करनी है जो आप प्रॉपर सीख के करें। वही बच्चा जो मतलब रैंडमली शादियों पे जाके गाने गाता है या आपने उसको इस काम में लगा दिया, अगर वही बच्चा सीख पढ़ के म्यूज़िकोलॉजी में कोई डिग्री हासिल करके आगे करता है तो वो म्यूज़िक सिखा भी सकता है, वो खुद भी सिंगर बन सकता है, अपने करियर को आगे लेके चल सकता है, हज़ारों चीज़ें कर सकता है। सो व्यूअर्स, तालीम की इम्पोर्टेंस को तो कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ आज एक्चुअली एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन मनाया जा रहा है जिससे रिलेटेड हम ब्रेक के फ़ौरन बाद बात भी करेंगे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हर साल 12 जून को मनाया जाता है। अब ये दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने पहली दफ़ा 2002 में इंट्रोड्यूस करवाया। इस दिन का मकसद बेसिकली दुनिया भर में बच्चों को मजदूरी यानी कि चाइल्ड लेबर करवाने के ख़िलाफ़ अवेयरनेस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए बच्चों को आप बहुत छोटी उम्र में जब नौकरियों पे काम पे लगा देते हैं, उनका बचपन बर्बाद होता है, उनकी सेहत और उनके तालीमी हकूक़ सब जो हैं वो नुकसान उठाते हैं। और इस साल की थीम है प्रोग्रेस इज़ क्लियर बट देयर इज़ मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप द एफर्ट्स। यानी कि क्या करना है ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हमें और भी करना है और हमें अपनी इस तरक्की में थोड़ी सी स्पीड डालनी है ताकि ज़्यादा जल्दी जो हैं हम बच्चों को रोडों से और नौकरियों से हटा के तालीम की तरफ लेके दें। अब व्यूअर्स देखें, ILO के मुताबिक 2021 की ये रिसर्च है, 4 साल पहले की। दुनिया भर में 160 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में मुब्तला हैं। हर 10 में से एक बच्चा मजदूरी कर रहा है, यानी कि अगर 10 बच्चे देख रहे हैं तो उनमें से एक बच्चा कोई ना कोई मजदूरी कर रहा है। ज़्यादा तादाद अफ्रीका और साउथ एशिया यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में शामिल है। 70% चाइल्ड लेबर ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 33 लाख यानी कि 3.3 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये तो वो हैं जो पकड़े हैं या रजिस्टर्ड हैं या वटेवर हैं, ढके छुपे नंबर्स क्या हैं हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बहुत से बच्चों की आपको पता है कि नादरा में रजिस्ट्रेशन तक नहीं की जाती, जब वो पैदा होते हैं बेफॉर्म तक नहीं उनके बने होते, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ होता। तो मिल के हम सब ने कोशिश करनी है कि चाइल्ड लेबर का ख़ात्मा करें। इसके हवाले से ऑफ कोर्स हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और शेफ़ नूर हैदर भी हमारे साथ है, शेफ़ सैयदा नूर हैदर, उनसे भी इस टॉपिक पे हम राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक शेफ़ नूर, मुझे इतना दुख होता है, ये तो हमने बात की मतलब काम शाम के जो बाहर की दुनिया में चीज़ें होती है, घरों में कितने लोगों ने रखे होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चे, जॉब छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का बच्चा या बच्ची रखे हुए हैं और वो आपके 12-12, 14-14 साल के बच्चों को संभाल रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 8 साल के बच्चे ने अपनी गोद में 1 साल का बच्चा उठाया हुआ होता है। क्या ये नॉर्मल बात है? बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। और मैंने खुद देखा है, हमारे कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, कोई जानने वाले हैं जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं। एक मतलब अगर लड़के हैं तो बाहर से वो सौदे लेके आ रहे हैं और घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं, और अगर बच्ची है तो इवन कि छोटी बच्ची यानी कि वो अपने सिंक तक नहीं पहुंच सकती और नीचे वो पीढ़ी सी रख के और उस पर खड़ी होकर वो बर्तन धो रही है। ये ज्यादती है। अच्छा, ये बहुत आप सख्त ऐसी सिचुएशन में क्या करती हैं? बिकॉज आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली शेफ नूर, मेरी तो 2 दोस्तियां भी इसी बेस पे ख़राब इस लिहाज से हुई कि मैं बोल पड़ी। मैं 12 साल की छोटी सी बच्ची देखी जो 3 बच्चे संभाल रही है। मेरे एक जानने वाले की, मेरे बच्चों के स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, उससे वो तो उनके घर में अपनी बच्चों को भी लेके गई, वहाँ पे बैठे हुए थे तो मैंने घूम के उनको कहा, मैंने कहा ये बच्ची ये कौन है? तो कहते काम करती है, हमारे काम करने वाली की बेटी है, वो काम नहीं कर सकती थी, उसकी तबीयत का इशू हो गया था तो वो इसको छोड़ गई है, तो बस बड़ा ही तंग करती है, बड़ा इरिटेट करती है, हर वक्त डांटे खा रही होती है, ये वो। मैंने कहा एक बात बताओ, अपने आप के बच्चे जो हैं, आपका जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 10 साल का है, तो एक 12 साल की बच्ची 10 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को और 3 साल के बच्चे को संभाल रही है, क्या ये ज़्यादती नहीं है? तो कहती है अब हमने तो रखना है ना, उसकी माँ नहीं कर सकती थी, वो इसको यहाँ पे लगा गई। तो मैंने कहा आपने रखा क्यों? तो इस पर हमारी काफ़ी मुँह मारी हुई। फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा देखिए मैं तो यहाँ पे बैठ के ये नहीं कर सकती, या तो फिर ये बात रिपोर्ट करनी बनती है या आप खुद देख लें। खैर उस खातून ने बुलाना ही छोड़ दिया और बात करनी ही छोड़ दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सिर्फ मुझे एक मेड के लिए आपकी दोस्ती, मतलब उसने नहीं, मतलब पर बात ये कि देखें वो आपने एक सही बात इंसान की। है, वो आपने एक बिल्कुल इंसान है, सही वो बात मेरे की। लिए सिर्फ मेड नहीं है, वो मेरे लिए एक किसी की, वो एक 12 साल की बच्ची है। जी, मैंने कहा कि उसने सिर्फ एक उसके लिए आपसे दोस्ती खत्म हाँ। कर दी कि आपने सही बात की
और बात ये कि और सही करनी चाहिए बात। देखें ये हम इंसान को इंसान नहीं समझते, नहीं समझते। हम सिर्फ, जैसे मैं नूर, शेफ नूर मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ काम करती है, तो वो मेरी, उसको मैं इंसान समझती हूँ। मैं अपने उन लोगों को इंसान समझती हूँ जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, लेकिन जो मेरे पास काम करते हैं, जो मेरे लेवल पे नहीं है, पैसों के मुकाबला अगर लगाएं तो उन लोगों के लिए को इंसान नहीं समझना, उनको गार्बेज की तरह ट्रीट करना, ये क्या बात हुई? हर इंसान की जान की उतनी वैल्यू है, मेरी भी उतनी वैल्यू है, शेफ नूर की भी उतनी है, रोड पे काम करने वाले बंदे की भी उतनी वैल्यू है, 10 साल के बच्चे की, 2 साल के बच्चे की, सबकी जिंदगी की उतनी ही वैल्यू है, 80 साल के आदमी की भी उतनी वैल्यू है। बात यह है कि आप पैसों के बेस के ऊपर एहसास ही नहीं है। हाँ जी, एहसास की बात है ना, हर बंदा एहसास नहीं करता। उनको अपना काम चाहिए भाई, उनको काम चाहिए, चाहे वो 8 साल की बच्ची है, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, उन्हें अपना काम चाहिए। और व्यूअर्स, ये इलीगल है, ये कानूनी तौर पे गलत चीज है, आपको इस पे सजा मिलेगी अगर आप ऐसा करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स आपसे कि अगर आपके इर्द गिर्द हमसायों में, जानने वालों में, जहाँ पे हम हमेशा हमसायों के हकूक़ की बात करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं, अगर आप किसी के साथ ज़्यादती होते हुए देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ़ौरन रिपोर्ट करें। अभी जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जब हम चाइल्ड लेबर पर बात करेंगे तो हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप कहीं पर ज़्यादती होते हुए देख रहे हैं, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है आप किसी जगह पर जाते हैं, कहते हैं कि वो कोई बच्चा आता है आपके पास और कहता है कि जी आपको क्या चाहिए, मैं आपको ला देता हूँ। अब उसका ओनर जो है वो उसको मार भी रहा है, गालियां भी निकाल रहा है, हम भी उस बच्चे को काम कह रहे हैं। अब बात ये कि कहीं पे तो हम लोगों ने आवाज उठानी है ना कि फलां दुकान पे एक छोटा बच्चा जॉब कर रहा है, आप प्लीज उसको चेक करें। अब मसला ये है कि जिनके घरों में मतलब पानी, छत कुछ भी नहीं है, वो बेचारे क्या करें, उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो बच्चों से काम भी करवाते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं, उनको सिपारा भी बढ़ा रहे हैं, उनको स्कूल का भी बढ़ा रहे हैं। चलो ये तो कुछ बात समझ आती है, लेकिन फिर बात भी ये कि शेफ नूर, अगर आप सिपारा भी अफोर्ड कर रहे हैं, बच्चों को का वो भी कर रहे हैं, तो उन बच्चों की किफालत आप कर लें। हाँ, आप उनकी जिम्मेदारी ले लें, ये कोई नहीं करता और किसी और को रख लें। अब आपने अगर एक बच्चा रखा हुआ है 8 साल का, तो उसको आप 30-40 हज़ार तनख्वाह तो नहीं दे रहे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने मजबूरी में ही आपके पास 10,000, 12,000, 15,000 में बच्चा छोड़ा है। नहीं, बहुत कम। ये क्या बात कर रही हैं आप 10-12 की? बहुत कम, 4-5 मतलब साल के इकट्ठे दे दिए 4-5 हज़ार में, इतना नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा वही होता है ना, हाँ लोग मजबूरी में होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं पे लोन चढ़ा हुआ होता है, कोई मसला होता है, और अपना हम बच्चा ला लोगों के दे देते हैं, 50,000, 60,000 रुपए लिए और पूरे साल के लिए बच्चे को रख और लिया। हम उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और ये बहुत सख्त गुनाह भी है और याद ज़्यादती भी है। 5 वक्त नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला के सामने सजदा करना है, सारे आपने फ़राइज़ पूरे करने हैं, लेकिन इंसानों के साथ आपने जुल्म करना है। देखें, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद एक साथ हमने लेके चलने हैं, और याद रखें अपने रब को राज़ी करने के लिए आपने उसके बंदों को भी राज़ी करना है। तो जब आप उसके छोटे छोटे इन बंदों को, जो 12 साल के, 10 साल के, 8 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, जब आप उन पे जुल्म करेंगे तो क्या आपके अपने घरों में बरकतें हो सकती हैं? खैर, इस बात पे हम आगे डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन शेफ नूर, किचन में आप आज क्या बना रहे हैं? किचन में जी बना रहे हैं हम साबुत मसर की दाल, साथ हम बनाएंगे ज़ीरा राइस यखनी पुलाव, साथ हम बनाएंगे जी भरी हुई मिर्चें, जो कि मैं सुबह जिस वक्त से आई हूँ इसकी सीड्स निकाल रही हूँ, और भरी हुई मिर्चें हैं। साथ इसके सर्व करेंगे ग्रीन चटनी, अचार, और साथ हम सिरके वाला प्याज और कचूमर सैलड। अब देखिए ना, आपका एक तरह से सैलड भी हो गया, आपकी राइस भी हो गए, दाल भी हो गए, और बीफ, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें इतनी खा ली हैं। और साथ हम सर्व करेंगे चिकन के शामी कबाब। लो जी, चिकन आनी थी कहीं ना कहीं, लेकिन दाल चावल एक कंप्लीट मील है। हाँ जी, अगर आप उसको वेजिटेबल्स वगैरह के साथ खा लें, साथ में अगर आपने शामी कबाब देना है, बच्चों घर में मर्द हज़रात अक्सर कहते हैं कोई गोश्त की चीज़ ही नहीं बनी, एक पूरा दस्तरखान हमारा आपका पूरा रेडी हो जाएगा। बड़ी अच्छी मील। मैं बड़ी दफ़ा अपनी फ्रेंड्स की तरफ गई हूँ और दाल चावल का दिल है, और बस दाल चावल खा के बंदे को इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी है जी, हमें साबुत मसर चाहिए जी 1 किलो, हमें लहसुन की पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, अदरक की पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च की पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। और तड़के के लिए चाहिए हमें जी प्याज, लहसुन, अदरक, साबुत सुरख मिर्च, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और हरा धनिया। इसका जो तरीका ये है कि दाल को आप भिगो दें। अगर दाल जो है, अच्छा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मसर आपने दो तरह के मसर होते हैं, एक देसी मसर होते हैं, एक ज़रा दूसरे वाले होते हैं मोटे वाले। आपने देसी मसर यूज़ करने हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है।
आपने मसर को भिगो दिया सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसको अच्छे तरीके से धो के और आप अगर मिट्टी की हांडी है, मिट्टी की हांडी में डालें, उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालें, नमक मिर्च धनिया पाउडर और सुरख मिर्च डाल के और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट डाल के इसको आप रख दें। आधे घंटे के लिए आप इसको ढक्कन दे के रख दें और आप देखेंगे आधे घंटे के बाद वो बिल्कुल मसर जो हैं आपके पक चुके होंगे, गल चुके होंगे। लेकिन हमें ना ये नहीं कि पानी ऊपर होना चाहिए, मसर बिल्कुल एक मिक्स होने चाहिए बिल्कुल, कि पानी उसका नज़र ना आए। उसके बाद जी हम जो है वो तड़के के लिए हमें काफ़ी सारा प्याज चॉप, लहसुन चॉप, अदरक, और इसको हम जो है वो अगर मस्टर्ड ऑयल में पसंद करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल में तड़का लगा लें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसको ब्राउन किया लाइट ब्राउन, उसमें फिर आपने सब्ज़ मिर्च की पेस्ट डाल दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल के और आप तड़का लगा दें। और चावलों के लिए जी हमने ज़ीरे को ब्राउन किया और थोड़ा सा उसको क्रैकर किया और उसके बाद हमने इसमें यखनी डाल दी, इसमें गरम मसाला डाल दिया, प्याज को भी साथ ही सौते कर लेंगे हम, और उसके बाद यखनी डाल लेंगे और उसके बाद बॉयल होने लगेंगे तो चावल डाल के जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो दम दे देंगे। और मिर्चों के लिए जी ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको आपने इसके सीड्स निकाल लेनी है, आपने मोटी वाली मिर्च लेनी है। और यही वाली मिर्चें आप अचार गोश्त में भी बना के डाल सकते जी, हैं। जी जब आप अचार गोश्त का एंड में वो करते हैं ना तो हाँ जी, दम लगाते हैं तो उसमें ये वही मिर्चों की रेसिपी है जो आप उसमें भी करते हैं। जी। अच्छा, इसमें जो है मैंने 3 प्याज ली हैं, प्याज को मैंने चॉपर में डाला है और उसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं क्योंकि सारे सीड्स निकल गए, इसमें भी सब्ज़ मिर्च का टेस्ट होना चाहिए। साथ हमने नमक डाला है, साथ हमने पिसा हुआ अनारदाना डाला है। अनारदाना डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लिया और थोड़ा सा मैंने आपको ड्राई अचार मसाला सिखाया हुआ वो डाल के मिक्स किया। इसको हमने इसमें फिल किया और बेसन को जो है हमने पतला घोल के जैसे आलू वाले पकोड़े बनाते हैं डिप करके और उसको हमने फ्राई कर दिया और साथ हम इसको सर्व कर देंगे इसके साथ। और साथ ग्रीन चटनी है, ये भी मैंने आपको बताई हुई है, धनिया पुदीना अनारदाना सब्ज़ मिर्च सिरका और सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन, इसको डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और आपकी ये चटनी तैयार है। साथ हम अचार सर्व करें। और वही वाली बात है ना कि और सिरके वाले प्याज तो आपको पता ही है बहुत इजी है, उनको कट अप किया, इसी के साथ आप लीमू और हरी मिर्च भी डाल के, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि प्याज, हरी मिर्च और क्या उसका नाम लीमू, इसको कट कर दिया, लीमू को हाफ कर दिया, बीज उसके निकाल लिए, हरी मिर्च को स्लिट लगा दिया, उसमें से बीज रहने दिए क्योंकि सिरके में आपको पता है खुद ही, और प्याज कट कर ली। अच्छा, थोड़ी देर इनको नमक लगा के आपने छोड़ दिया, आज लगाया, अगले दिन आपने इन तीनों चीज़ों को डाला उसके अंदर, जार के अंदर, उसमें सफ़ेद सिरका डाला और उसको छोड़ दिया, लिटरली 2-3 दिन में रेडी हो जाता है। रेडी। अगर आप बेबी अनियन छोटे छोटे जो होते हैं, अगर उसको भी साबुत डाल देंगे ना वो भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। हल्का सा नमक लगा देते तो उसका जायका बड़ा अच्छा हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा नमक लगा के छोड़ना नहीं है वरना वो बिल्कुल ही जहर जैसा हो जाएगा। चलिए आप अपना काम करें, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बात करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता आप कोई ऐसा मामला या कोई ऐसा क्राइम होते हुए देखते हैं तो आप किस तरह और कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी डिटेल्स देंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है, लेकिन बात हमने शुरू की थी हुनर से कि माँ बाप अपने दिल को ये दिलासा दे देते हैं कि हम अपने बच्चों को कोई हुनर दे रहे हैं तो स्कूल में तो बच्चा वैसे ही नहीं पढ़ रहा या तवज्जो नहीं दे रहा, तो बेहतर है कि इसको निकाल के हम कहीं पे नौकरी पे लगा दें। बहुत से लोग बच्चियों को आज भी तालीम देना गैर ज़रूरी समझते हैं क्योंकि वो कहते हैं बेहतर है कोई सिलाई कढ़ाई सीख ले, ये कर ले, वो कर ले। पीछे तो उसके यही अल्टीरियर मोटिव होता है कि कुछ 4 पैसे घर भी आ जाएंगे, कुछ सीख भी जाएगी आगे। फिर लोग पार्लरों में अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लगा देते हैं कि पार्लर में जाके काम करें। पार्लर वाले पैसे भी नहीं देते, काम भी करवाते हैं, मारते हैं, बेइज्जतियाँ करते हैं। मैंने अपनी आंखों से व्यूअर्स ये ऐसी चीज़ें होते हुए देखी हैं या लोगों के मुँह से सुनी है। और बात यह है कि शुक्र है कि हम मीडिया वालों के सामने तो लोग फिर भी थोड़ा घबरा जाते हैं कि अगले ने विसल ब्लोइंग कर देनी है, लेकिन जो लोग वैसे देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को और अदरवाइज जो ये ज़्यादतियाँ होते हुए देखते हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जब गवर्नमेंट ने भी लॉज इन प्लेस किए हुए हैं, इदारे भी बने हुए हैं, आप कानूनी तौर पे भी अप्रोच कर सकते हैं, नफ्सियाती भी इसके बहुत बुरे और जिस्मानी असरात होते हैं, तो हम क्यों नहीं कुछ करते? देखिए, बच्चे तो सबके साझे होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि माँ बाप भी सबके साझे होते हैं। सो बात यह है कि अगर बच्चे सबके साझे होते हैं तो किसी का 12 साल का बच्चा जो है वो जूतियाँ खा रहा है किसी जगह पे काम करके, और हमारा बच्चा जो है वो स्कूल जाते हुए नखरे कर रहा है, मम्मा गर्मी बहुत है आज मैंने स्कूल नहीं जाना। आप फ़र्क देखें ज़रा,
इट्स नॉट ओके व्यूअर्स। और जब तक हम लोग नहीं उठेंगे, हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे, तो क्या होगा? आज किसी और का बच्चा है, कल आपका बच्चा भी हो सकता है। तो इसी खौफ या इसी चीज़ के उसमें किसी और के बच्चे का भला कर दे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ की भी सेंसिटिविटी याद रखनी है कि अगर माँ बाप खुद अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे लगवा रहे हैं क्योंकि उनके माली हालात ख़राब है, तो उनके लिए फिर क्या किया जाए? क्योंकि वो एक जगह से निकाल के फिर किसी और जगह पे लगवा देंगे, मसला वहीं पे रहता है। तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पैनल है। इन तीनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए भी वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, चेयरपर्सन हैं ह्यूमन राइट्स चेयरपर्सन भी हैं और साथ साथ ह्यूमन राइट्स लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। अस्सलाम वालेकुम। Welcome, Sam. Yes, you, Amreen. It's always a pleasure to see you. Likewise, likewise. And then we have with us मोहम्मद उस्मान अकरम। आज उस्मान साहब को ज़रा हम टफ़ टाइम देने वाले हैं क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये गाइड करेंगे। डायरेक्टर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। देन वी हैव विद अस ज़ोहैब अहमद साहब। देखिए व्यूअर्स, जिस्मानी और नफ्सियाती असरात इन चीज़ों के क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं। हम ह्यूमन राइट्स की जब बात करते हैं तो उसमें दिमाग, दिल, मतलब दिमाग, इमोशंस, जिस्मानी तवानाई, आपकी न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ज़ोहैब अहमद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यू वेलकम। सो आज वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े लोग हुनर का बहाना बनाते हैं अमरीन, क्योंकि बैरिस्टर साहब आपको पता है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अपने दिल को दिलासा देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए माँ बाप कहते हैं हुनर सिखा रहे हैं बाजी। बड़ी दफ़ा मैंने पूछा कि यार ये आपने इसको टेलर की दुकान पे लगा दिया है 11 साल के बच्चे को, अभी तो उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। नहीं नहीं, कोई हुनर सीख लेगा, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके दो बेसिक जो रूट कॉज जो रीजंस हैं, एक तो ये है कि पावर्टी है। पाकिस्तान इज़ बिलो आपकी पावर्टी लाइन। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो आपकी है वो गरीब तबका है और उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इतनी कम होती है कि वो 2 वक्त की रोटी उनके घर में नहीं आ सकती। सो उसको हैंडल करने के लिए या उसको थोड़ा सा अपने आप को करने के लिए, आप अगर देखेंगे पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जहाँ से शुरू हो रही है बच्चे की, वो 7 साल से हो रही है कि 7 साल के बच्चे को इन द प्रीटेक्स ऑफ हुनर जो आप बात कर रही हैं वो आप भेज देते हैं। आप उसको फैक्ट्री में लगा देते हैं, कहीं पे भी दर्जी की बात हुई है तो इन चीज़ों पे आप लगा देते हैं एज अ जस्टिफिकेशन कह दें, या एक नेचुरल उनको प्रोसेस लगता है क्योंकि ये इतनी प्रिवेलेंट है। हर सोसाइटी, हमारी हर तबका नीचे से लेके आपका मिडिल क्लास, के आपने बच्चों को भेजना है कि फिर आप उसको एक जस्टिफाई कर देते हैं अंडर द प्रीटेक्स ऑफ हुनर। असल में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि एक तो हमारे पास इवन दो राइट्स ऑफ एजुकेशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर बच्चे का कि वो खोखे पढ़े। पे चाय देना कौन सा हुनर है व्यूअर्स? भट्टे पे ईंटें बनाना कौन सा हुनर है? ये कोई हुनर तो नहीं है, ये तो एक ऐसा काम है जो मशीन भी कर सकती है। नहीं, बिल्कुल। और आई थिंक राइट्स ऑफ चाइल्ड में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बच्चे अगर आपको नज़र आ रहे हैं स्कूल से बाहर हैं, सो वी नीड टू रिपोर्ट दैट ना, वी नीड टू मेक श्योर कि बच्चे ना हों ऐसे वर्क प्लेसेस पे। सर, गवर्नमेंट बहुत से ऐसे इदारे भी बना रही है जहाँ पे आप हुनर सीख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल काम सीखना है आपने, प्लम्बिंग का काम सीखना है आपने, तरखान का काम सीखना है, ये गवर्नमेंट बड़ी चीज़ें कर रही है। तो बात यह है कि ऐसी जगहों पे भी एक उम्र होती है जिस पे आप बच्चे को भी दाखिल कर सकते हैं, राइट जी। आप 4 साल 6 साल 8 साल के बच्चे को नहीं डाल सकते। तो लोग क्या करते हैं कि उस पे भी नहीं डाल सकते, पढ़ाई भी नहीं करानी उनको भट्टों पे, इन जगहों पे लगा देते हैं, घरों में नौकरी पे लगा देते हैं। जी बिल्कुल। अगर ये चाइल्ड राइट्स पे जो चाइल्ड ब्यूरो पंजाब है, इस पे इस वक्त हम 1000 से ज़्यादा बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, जिनको हम फोस्टर केयर सर्विसेज देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको फूड देते हैं। मैं आई हुई हूँ आपके इदारे सर, और बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं आप। प्लस 1 दिन से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम वहाँ पे रखते हैं। प्लस जब जो तालीम के काबिल हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास स्कूल है,
और जब वो तालीम से फ़ारिग होते हैं तो फिर हम उन लोगों को हुनर सिखाते हैं। हुनर, या अगर बच्चे, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको स्कॉलरशिप्स मिली है क्योंकि वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे और आपने फिर उन बच्चों को आगे मज़ीद तालीम के लिए भी इनकरेज किया। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे गए हैं, हमारे बच्चे बाहर के मुल्क से तालीम हासिल कर रहे हैं, और माशाअल्लाह। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ रह के तालीम हासिल की, तरबियत हासिल की, स्किल सीखा, और आज वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को रन कर रहे हैं। तो ये मतलब गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत काम कर रही है, ऑलरेडी कर रही है, और इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे। बच्चे को स्कूल से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा स्कूल से निकल आया ज़ोएब भाई, और उसको ये कहा गया कि हुन तूने नौकरी करनी है, ये भाई और बाजी हैं, इनके घर तुम नौकरी करोगे, जो कहेंगे जैसे कहेंगे तुमने चलना है। वहाँ उसको चपेड़ें भी पड़ रही हैं, गालियाँ भी पड़ रही हैं, नहीं भी पड़ रही, तो उसको निकाल के एक सिचुएशन से एक और में डाल दिया जिस बच्चे का ख्याल रखना चाहिए वो बच्चा अब बड़ों का ख्याल रख रहा है। इसके क्या असरात हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली जिस उम्र में बच्चे को चाइल्ड लेबर पे लगा दिया जाता है वो एज होती है, जैसे अब 6 से हम बात करें ऑनवर्ड, 6 से 12 की बात करें, इस एज में बच्चे ने इंडस्ट्री वर्सेस आइडेंटिटी क्राइसिस ये डेवलप करनी होती है। तो होता क्या है, अगर बच्चे को सही तरीके की पेरेंटिंग या इन्वायरमेंट ना मिले, उसको काम पे लगा दिया जाए जिसमें उसको फोर्स्ड लेबर कराई जाए, उसके ऊपर फिज़िकल अब्यूज़ किया जाए, तो उसमें वो आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप हो जाता है। अगर सही पेरेंटिंग मिले तो वो अपने रोल को पहचान करता है, अपनी आइडेंटिटी डेवलप करता है। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होते हैं। जब उसको अब्यूज़ किया जाएगा, वो काम जो करना चाहता है, वो वर्ल्ड को उस टाइम एक्सप्लोर करना चाहता है, वो खेलना चाहता है अपने एज ग्रुप के लोग जो होते हैं उनके साथ, वो सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, लेकिन जब करने नहीं दिया जाता तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होते हैं साइकोलॉजिकल। उसमें सेल्फ़ एस्टीम के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे में, सेल्फ वर्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे में। और एक इंटरेस्टिंग आपको बात इसमें ऐड करूं कि ये चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट करती है डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को। हाँ, तो कोई बच्चा क्रिमिनल बन जाएगा। एग्जैक्टली आप, हमने ऐसे भी केसेस सुने हैं कि एक बंदा जो है वो काम कर रहा था किसी के घर में, एक लड़का था वो काम कर रहा था 8-9 साल किसी के घर छोटी सी उम्र से, और 21-22 साल की उम्र पे उसने अपने ही जिन लोगों के घर काम कर रहा था उनको अटैक कर दिया, उनको मर्डर कर दिया। अब लोग उस 20 साल के बच्चे को बुरा भला कह रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि वो जब 8 साल की उम्र पे उसको इनके घर में रखा था और वो छोटा था और वो मारते थे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के साथ ज्यादती करना जायज़ है, लेकिन एक बच्चे को आपने मेंटली तौर पे एक ट्रॉमेटाइज एक किया, क्रिमिनल ही बना दिया। जी, अब वो क्रिमिनल एक्टिविटी बेचारा करेगा ना, और क्या करेगा। लाइक ये इस तरह के एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बच्चे जो नेचुरली उनमें ये ट्रेट्स पाई जाती हैं, वो कुछ हद तक तो प्रेशर को या अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी को वो सफ़र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। फिर एक टाइम आता है वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से उनके एंगर इश्यूज़, उनके पर्सनालिटी इश्यूज़, फिर वो उन्हीं में सोशल फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। वो जब बड़े होते हैं, जब उनको अख्तियार मिलता है तो फिर वो करके दिखाते हैं अपना जो उनके साथ हुआ होता है। इस तरह से डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अच्छा नासिर साहिबा, जो एक मेरा सवाल है वो ये, आप कह रही थी ना चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स है क्या? हाँ। माँ बाप को लगता है कि हमने बच्चा पैदा कर लिया, अब ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जब तक इसके अपने पर पूजे नहीं निकलते। तो सीधी बात है कि बेसिकली 16-18 साल की उम्र पे बच्चे थोड़े से इंडिपेंडेंट होने शुरू हो जाते हैं। हमारे मुल्क में ज़रा लेटर होते हैं, बाहर जो है वो 16-17 साल की उम्र पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो माँ बाप को लगता है कि उन्होंने जैसे उसकी प्रॉपर्टी है बच्चा, जैसे हमारे यहाँ औरत को मियाँ की प्रॉपर्टी समझा जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों के हकूक़ हैं क्या? अच्छा, बच्चों के हकूक़ कानूनी ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर के पर्सपेक्टिव। हाँ बिल्कुल, राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी आप सिग्नेटरी हैं। पाकिस्तान ने उसको साइन किया है और पाकिस्तान ने साइन करके उसको रेटिफाई किया, जिसका ये मतलब है कि हमारा हर बच्चा जो यहाँ पाकिस्तान के रीजन में पैदा होता है हम उसके राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके जो राइट्स हैं उसमें सबसे जो बेसिक राइट है वो यही है कि देयर इज़ वन राइट टू एजुकेशन एंड द एंड ऑफ चाइल्ड लेबर। ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल आज का दिन इस मखसूस उन्होंने किया हुआ है कि हम चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करेंगे, ये इधर से ही ड्राइव होता है कि आपने इसके बारे में बात करनी है। वाई? बिकॉज हमने इसको
साइन किया हुआ है, हमने इसको रेटिफाई किया हुआ है, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू लाइफ, एजुकेशन, एंड के बच्चे ने काम नहीं करना एट लीस्ट टिल द एज ऑफ 16 to 18 के टाइम का फ्रेम जो है वो दिया है। उसके ऊपर हमारे स्पेसिफिक लॉज हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाजमी है। व्हेन इट कम्स टू कि जो बच्चों की जो आप बात कर रही हैं कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है या बिल्कुल पेरेंट्स एक सोल डिसीजन मेकर नहीं होता। मेरी जान, मेरे मुंह पे हुकूमत लोगों ने होती कहा है। हुआ है नहीं, साडा पुत्र है, ऐसी जो मर्जी करे। मैंने कहा क्या गला घोट देंगे? कहते हैं हाँ तो साडा दिल चाहे तो गला भी घोट देंगे, साडा पुत्र है ना। एक्सक्यूज मी, वो आपके थ्रू पैदा जरूर हुआ है, लेकिन वो अल्लाह का बंदा है जो इस दुनिया में घूम रहा है और उसके इंसानी हकूक है। एब्सोल्युटली। बच्चे ऐसे घरों में भी तो पैदा होते हैं ना जहाँ कातिल होते हैं, कातिलों के भी तो बच्चे होते हैं। और तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बच्चा अगर कातिल के घर पैदा हुआ तो वो भी कातिल है, या फिर उस कातिल का उस बच्चे के ऊपर हर लेवल का हक है कि वो उसको मार दे, उसका कीमा निकाल दे, जो मर्जी करे। गार्डियन स्टेट बन जाती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पे आप वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के बारे में नहीं सोचेंगे, आप उसको एजुकेट नहीं करेंगे, आप उसको काम पे लगा देंगे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हुनर और व्हाटएवर, अगर वो आपका बच्चा ही है तो अगर आप ऐसे वायलेट करेंगे ये वाले लॉज तो स्टेट स्टेप्स इन एज योर गार्डियन। अच्छा, इसके बाद अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्टेट क्या करता है सर, ये आपने हमें गाइडेंस देनी है और हमें बताना है कि व्हाट वी कैन डू। जैसे कि आपका ऑब्वियसली चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो है, आपने बड़ा खूबसूरत एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पे बच्चे हैं, बट वो 1000 बच्चे हैं। यहाँ पे 3.3 मिलियन का फिगर मेरे पास है जो 2012 का है, तो चले 5 मिलियन कह देते हैं आज कल की दुनिया में जो रिपोर्टेड हैं। अनरिपोर्टेड बहुत से हैं, तो उसमें से 1000 तो आप संभाल रहे हैं, बाकियों का क्या, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बैरिस्टर अमरीन कुरैशी हैं, मोहम्मद उस्मान अकरम हैं और ज़ुहैब अहमद हैं। अभी ज़ुहैब भाई आपसे भी हमने ये पूछना है कि इन बच्चों का फिर फ्यूचर क्या होता है जब ऐसे बच्चे जो हैं इस किस्म के ट्रॉमा से गुजरते हैं। लेकिन उससे पहले उस्मान भाई आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखिए, एक तो इदारा है, मुझे पता है, मैंने फ़िज़िकली भी उसको विज़िट किया है, मैंने खुद आके देखा है अपनी आंखों से कि कितने अच्छे कितने आसान अंदाज में आप लोग बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं हो रहा, उनकी तरबियत पे भी फोकस हो रहा है। हुनर आगे जाके दिया जाता है, मगर पहले आप लोग तालीम कंप्लीट कराने की हर कोशिश करते हैं। अगर बच्चे में एप्टीट्यूड ना हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या लर्निंग डिसेबिलिटी या व्हाटएवर, तो फिर आप उसको हुनर की, ये मैंने सब देखा है आपका। सो ये तो मैं आंखों देखी बात कर रही हूँ, लेकिन ये तो आपकी प्रोटेक्शन में आ गए ना। उन बच्चों का क्या जो अभी आपकी केयर में नहीं आए, उनके लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरीम नवाज़ और उनकी डायरेक्शन पे मैडम सारा अहमद जो है वो बड़ा प्रोएक्टिवली चीज़ों को लेकर चल रही हैं। रिसेंटली मरियम औरंगजेब साहिबा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि वो खुद माँ है जी। मेरी उनसे, क्योंकि हमारी वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुकी है, तो जब मेरी उनसे बात होती थी वो हर बात पे वो कहती थी, देखो जुगन तुम भी माँ हो मैं भी माँ हूँ, देखो जुगन तुम भी माँ हो मैं भी माँ हूँ। बात यह कि अगर हम एज पेरेंट्स सोचना शुरू कर दें ना तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जी सर। तो उस सिलसिले में ये है कि एज ए पंजाब गवर्नमेंट एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट फॉर चाइल्ड राइट्स, हम लोग जो है वो गांव और देहातों के लेवल पे चले गए हैं और वहाँ पे हम लोगों ने वो जो विलेज हेडमैन जिनको लंबरदार कहते हैं उनको इंगेज करके, और हम पंजाब गवर्नमेंट का उनको मैसेज देते हैं कि वो अगर कहीं पे भी कोई बच्चे के साथ फिज़िकल या मेंटल अब्यूज़ होता देखें तो हमें रिपोर्ट करें, उसको हम टेकअप करते हैं और प्लस हम लोगों को एजुकेट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम उनको लोगों को एजुकेट करते हैं और हम लोगों को जो लॉयर्स कम्युनिटी को इंगेज करके कि जो बच्चे हैं ये बच्चे भी एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसे वो लिटरेचर में कहा जाता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, कि जो बच्चे हैं ये आने वाली जो जनरेशन है ये बेसिकली आपके वारिस हैं, तो ये आपका फ्यूचर है और यही आपका प्रेजेंट है। तो इन पे फोकस करें, इनको साइकोलॉजिकली हम लोग केयर करें, इनको मेंटली फिजिकली तमाम इनके राइट्स का ख्याल करें। फैसिलिटीज़ भी रखी हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आपके पास ऑन ग्राउंड होते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे जो आप लोगों के पास भी आते हैं वो बड़े ट्रॉमा से गुजरे हुए होते हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन बड़ी ज़रूरी है, वरना वो सोसाइटी का हिस्सा फिर कैसे बनेंगे। इदारे में तो नहीं सारी ज़िंदगी रह सकते ना, हमने उनको खुद मुख्तार करना है। सो ये बताइए कि अगर रिपोर्ट करना है, देखिए एक तो लंबरदार वगैरह रिपोर्ट कर सकते हैं ना, जैसे कि अगर मैंने रिपोर्ट करना है, मेरी नज़र के सामने कोई ऐसी ज़्यादती हो रही है, अब मेरे ही जानने वाले हैं,
प्रॉब्लम ये है कि अगर जानने वालों को पता चल गया कि आपने उनको रिपोर्ट किया तो आपके लिए तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। 90% लोग तो इस डर से नहीं रिपोर्ट करते, दिल उनका ख़राब हो रहा होता है, लेकिन उन्होंने कहा हमारा नाम ले लिया तो हम तो मारे जाएंगे। जी, ऐसी सूरत में जब आप कोई अब्यूज़ देखते हैं चाइल्ड को, तो आप एक गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है चाइल्ड ब्यूरो की 1121, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की है या सिर्फ पंजाब की? पंजाब की है, और ये मुकम्मल तौर पे इसमें सिक्रेसी मेंटेन की जाती है 1121, और बताने वाले की अगर वो चाहे कि मेरी सिक्रेसी मेंटेन की जाए तो हम सिक्रेसी मेंटेन करते हैं, और ग्राउंड चेकिंग के बाद उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत प्रोएक्टिवली। वो चीज़ें जो कि हमारे मैंडेट में भी नहीं है, हम उन चीज़ों पे भी ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं, और बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर हद तक चले जाते हैं, और ये बिल्कुल हम पैगाम देंगे तमाम सोसाइटी को। ये भी है व्यूअर्स, अगर आप 1121 राइट 1121 पे रब्ता करें, अगर आप किसी घर में किसी बच्चे या बच्चे के साथ अपने ही माँ बाप की ज़्यादती भी देख रहे हैं, एक तो होता है ना कि किसी के घर नौकरी कर रहे हैं, हम बात तो चाइल्ड लेबर की कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो आवर ऑब्जेक्टिव इज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। दुनिया का कोई भी बच्चा हो उसको प्रोटेक्शन देना हमारा फ़र्ज़ बनता है एज एडल्ट्स। सो अल्टीमेटली अगर आप किसी के घर में भी आप देख रहे हैं कि बाप या भाई जो है घर की बच्ची के साथ ज़्यादती कर रहा है या कोई ऊटपटांग हरकत कर रहा है, देखिए सेक्सुअल अब्यूज़ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर आप एक वाक़या बता रहे थे उस बच्चे का जिनका आप इंटरव्यू कर रहे थे, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, पिछले दिनों हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो कि जब 18 साल के हो जाते हैं तो फिर हम उनको कुछ स्किल्स खाते हैं, नौकरियों पे प्लेस करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हमारे बच्चे उनको रन कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ हैं जहाँ पे हमारे बच्चे नहीं हैं। तो समबडी कॉन्टेक्टेड फ्रॉम मल्टीनेशनल के हमें कुछ बच्चे चाहिए जिनको कुछ नहीं आता, तो हम उनको जो है वो कुछ स्किल्स देंगे या कुछ ऐसे काम देंगे जिनसे वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उन्हें। तो उनमें से हमने एक लॉट सेलेक्ट की, उनमें से एक बच्चा था जिसको मैंने जब इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि जी उसकी, मैंने उससे पूछा कि अपने पेरेंट्स का पता है, तो हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स का नहीं पता होता, क्योंकि एक दिन के या चंद दिनों के होते हैं कि वो हमारे पास आए थे। तो उसने बताया कि जी आई नो माई पेरेंट्स। फिर उसने अपना बैकग्राउंड बताया, तो मैंने कहा वालिद कहाँ है, तो उसने कहा कि वालिद का मर्डर हो गया, कत्ल हो गए थे। फिर मैंने कहा वालदा कहाँ है, तो जी वालदा ने शादी कर ली। फिर मैंने कहा कि वालिद का मर्डर कैसे हुआ था, तो उन्होंने कहा जी मेरी वालदा ने किया था। इस बात पे मैं एकदम चौंका कि जी ये वालिद, वो उसने, मैंने कहा ये तुम्हें कैसे पता? कहता जी मुझे बताया गया था कि ये आपकी वालदा ने मर्डर किया। और मैंने कहा तुमने यकीन क्यों कर लिया? कहते क्योंकि उसके बाद उसकी वालदा ने उसे भी 2 बार मारने की कोशिश की, एंड शी उस शादी के रास्ते में जो भी हो वो क्लियर हो जाए। जी क्लियर हो जाए। और वो फिर वो बहुत एक पुअर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। वो उन्होंने किसी तरह फिर चाइल्ड ब्यूरो को कॉन्टैक्ट किया और हमने उनको फिर अपनी फोस्टर केयर में ले लिया, और अब वो बच्चा बिल्कुल खैर खैरियत से अपनी एज उसने अटेन करके और वो उसने एजुकेशन भी ली है, और अब वो किसी प्रैक्टिकल लाइफ में आने की तैयारी कर रहा है। अब बात ये है कि इस तरह के जब सिचुएशंस होती हैं तो सोहेब भाई इसके नफसियाती असर क्या होते हैं? देखिए गेम तो सारी दिमाग की है, अगर दिमाग के सीधी बात है चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो फिर बंदा दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अपनी ज़ात को भी नुकसान। कितने सुसाइड के केसेस हम सुनते हैं यंग लोगों के, पता चला कि उसका अगला पिछला कोई नहीं था। सिर्फ अगला पिछला ना होने की वजह से तो कोई अपने आप को नहीं मारता, उसके पीछे कोई ना कोई अब्यूज़ या कोई ना कोई चीज़ की हिस्ट्री तो होगी। एक्चुअली जो इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है उसमें जो इनिशियल लाइफ के जो पहले साल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि बाकी की आप इमेजिन करें कि फ़र्स्ट 5 ईयर एंड उसके बाद की भी जो चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, वो इतने इम्पॉर्टेंट है। पूरी लाइफ आगे अगला बंदा कैसे गुजारेगा वो चाइल्डहुड पे 80% मैटर करता है चाइल्डहुड पे। तो वो अगर चाइल्डहुड अच्छे तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट में ना गुजरा हो, जो चाइल्ड लेबर बच्चों के साथ एक्चुअली होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं फिर यही बच्चे, इनको इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, इनको बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। यही बच्चे सोसाइटी में जब होते हैं, ये बड़े जब इनको अथॉरिटी मिलती है, ये जब घरों से निकलते हैं, तो यही बच्चे फिर क्रिमिनल्स बनते हैं। इसके अलावा अगर मतलब सारे ऑब्वियसली क्रिमिनल नहीं बनते, वही कहते हैं ना कि या आप टॉर्मेंटर बन जाते हो या विक्टिम बन जाते हो। तो या तो आप फिर सारी जिंदगी इसी तरह की तशद्दुद की सिचुएशंस में जान जान के जाते हो क्योंकि आपको पीटीएसडी है। अब एक टाइप होती है पर्सनालिटी की एग्रीएबलनेस। वो एग्रीएबलनेस उसमें क्या होता है, अगर बच्चा चाइल्ड लेबर में है, उसको फोर्सफुली लेबर में घुसाया जा रहा है, तो उसकी पर्सनालिटी में उसकी कोई अपनी बाउंड्रीज नहीं होंगी, उसमें असर्टिवनेस नहीं होगा। वो सारी ज़िंदगी ही दूसरों के हाथों एक्सप्लॉयट होता रहेगा, दूसरों के हाथों मिसयूज़ होता रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम करना कोई इतना
गलत बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है किस एज में आप क्या काम लगा भाई रहे हैं और किसी किस वजह से 18 साल की उम्र पे गाड़ी चलाने की इजाजत दी जाती है, किसी वजह से सर्टन एज पे आके ही सर्टन चीजें की जाती हैं, क्योंकि आपकी मेंटल और इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट उस हिसाब से होती है। आप टाइम से पहले किसी भी चीज को करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगी। जी, फिर ये सोसाइटी में एक साइकिल बन जाता है। लाइक यही बच्चे जब कल को बड़े होते हैं फिर इनके अपने पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं। अब हमारे पास कई केसेस चाइल्ड ब्यूरो में आते हैं, उनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं और वो उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस इतनी लो है कि वो खुद को नहीं अफोर्ड कर सकते 6 बच्चों को अफोर्ड करना। फिर जब वजह पूछी जाती है उनकी माइंडसेट कैसा है, वो कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा होंगे फिर हम ज़्यादा लेबर कराएंगे तो पैसे आएंगे। वो माइंडसेट बना कैसे? क्योंकि वो बेचारे खुद उस हिस्ट्री से उस पास से गुजर के बात है ना, छोटे बच्चे को नौकरी पे लगाओगे क्या 5,000 6,000 आ जाएंगे आपके महीने के? उसके अखराजात भी तो बच्चे के नाना करते करते भी हैं। तो 6-6 हज़ार रुपये में जो आप बच्चों को इधर उधर लगा रहे हैं, बेहतर नहीं है कि उनकी तालीम में जो गवर्नमेंट आपको फ्री प्रोवाइड करती है उनको इतना तालीम याफ्ता और इतना खुद मुख्तार कर दें कि कल को वो लाखों में कमा रहे हो और सारे बच्चे अच्छा कमा रहे हो तो पूरे आपके ख़ानदान खुशहाल हो जाएगा। अगर यही आपका ऑब्जेक्टिव है तो अव्वल तो बच्चे असली नहीं पैदा किए जाते कि वो आप उनको अपने मुलाजिम बना दें। बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं क्योंकि आप मतलब वट एवर योर रीज़न इज़ कि आपको औलाद की ख्वाहिश है या आपको बच्चों से प्यार है या फ्यूचर जनरेशन या वट एवर, आप इसलिए तो नहीं बच्चे पैदा करते कि आप उनको नौकरियों पे लगाएं और उनको टॉर्चर करें। लेकिन जी सर, आप ये जो बात कर रही हैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड कि स्ट्रीट लेवल पे जो बच्चे हम लोगों को मिलते हैं उनमें ऐसा ऐसा रेयर टैलेंट है कि आप लोग स्टंड हो जाते हैं कि यार ये इतना एक्सेप्शनल टैलेंट है, और अगर उस टैलेंट को चैनलाइज किया जाए तो वो कल को बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है, वो कल को बहुत अच्छा पोइट बन सकता है, वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, वो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है, वो बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, वो पॉलिटिशियन बन सकता है। और ये वो टैलेंट है जिसको हम मिनियल जॉब्स में वेस्ट कर देते हैं। और बात ये कि स्ट्रीट पे तो अक्सर बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि अब इनको हम पैसे मांगने पे लगा देंगे। जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आप बात करना चाह रही थी मैम, थोड़ा सा इस पे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे उर्दू में कि ये चीज़ क्या है। थोड़ा सा एक और चीज़ ये भी इसमें ऐड करूँगी कि अपार्ट फ्रॉम आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन के अलावा आपका कानून है, आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कोई भी हो, अगर माँ बाप हैं, माँ बाप ने आगे किसी अपने ताए या चाचे से कहा हुआ है कि काम करें, उन सबको ये पता होना चाहिए कि कानूनी तौर पे अगर पता चल जाता है कि आपने ऐसी कोई हरकत की है या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है तो आपको 1 साल की कैद हो सकती है। सो ये रिपोर्टिंग अपार्ट के आप यहाँ के इसके अलावा आप पुलिस में भी जा सकते हैं, आप 15 पे भी फ़ोन कॉल कर सकते हैं और इस पर बाकायदा FIR भी कट सकती है। सो ये जो चीज़ है ये कानून में बताना चाह रही थी कि ये भी मौजूद है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी होती है। एक और एस्पेक्ट है, एक और ये है कि आपको ये कह देते हैं बच्चे को वीज़ा लग जाएगा, बच्चे की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, पूरे ख़ानदान को हम बुला लेंगे और आप उसको दुबई भेज देते हैं। ये इस टाइप के बाकी और कंट्रीज़ में भेज देते हैं। श्रीलंका के कुछ केसेस हैं, उज़्बेकिस्तान के केसेस हैं कि जहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं ये सोच के कि भाई इनको वीज़ा लग गया इनका तो हमें भी ले जाएंगे, मगर वहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है। वहाँ पे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एम्बिट में आता है, सेक्स ट्रैफिकिंग के एम्बिट में आता है, जिसके ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे तो चलो पाकिस्तान है, हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पे हमने पता भी चल जाता है कि कंटेनरों में डाल के उनको भेज देते हैं। जिन कंटेनर्स के अंदर लोग सामान वगैरह मंगाते हैं ना, सांस आता है उसमें आधे से ज़्यादा तो बच्चे अल्लाह माफ़ी दे तो बस इस्तग़फ़ार फौत हो जाते हैं। मैं खुद एक ऐसा केस जानती हूँ कि एक 19 साल की बच्ची, खैर वो तो बच्ची नहीं थी, लेकिन उसको ये कहा गया कि हम आपको एक और शहर मुल्क भेज रहे हैं, नाम नहीं लूँगी उसका, उधर भेज रहे हैं आप, और उसके माँ बाप से भी बात की, सारा कुछ किया, बच्ची को लेके उसको कहा कि तुम्हें पार्लर का काम वहाँ पे सिखाएंगे भी और वहाँ तुम पार्लर में काम करोगी। वहाँ पे गई तो पता चला कि उसे प्रोस्टिट्यूशन यानी कि सेक्स ट्रैफिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके गए थे। ना उस बच्ची के पास मोबाइल, ना उसके पास कोई राब्ते का तरीका, एक कमरे में उसको 8-10 औरतों के साथ बंद किया हुआ और उनको उन बेचारी ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा था। वो बच्ची किस तरह भागी है, किस तरह वापस आई है, किन हालात में आई है, अभी तक वो लड़की एक नफ्सियाती केस है, कोई 6 साल हो गए हैं इस बात को, यही नहीं पता चल रहा कि वो लोग कौन थे, क्या थे। तो सोचने की ये भी बात है व्यूअर्स कि ना आप देखते हैं ना आप जानते हैं, बच्चों को पकड़ के हैंडओवर कर देते हैं। कैसे बंदा किसी दोस्त के घर जाते हुए, आपको पता है सर भेजते हुए 10 दफ़ा सोचता है कि आप भी पेरेंट हैं, आपको पता है, बंदा बच्चों को कहीं भेजता है तो पूछता है कि माँ बाप कौन है, क्या है, कि आप
एक और मुल्क भेज रहे हैं और चेक भी नहीं कर रहे, और छोटे बच्चों के कहाँ से वीज़े लगेंगे माँ बाप के बगैर, ये भी तो लॉजिकल बात है। सो सर आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को पैगाम देना चाहूँगा कि जो आपके बच्चे हैं वो आपका आज हैं, वही बच्चे आपका काल हैं। इन पे ध्यान दें, इनका ख्याल रखें, इनकी तालीम का दें, इनको तालीम दें, इनको तरबियत दें और इनको हुनर सिखाएं। इनको किसी के घर मारपीट झेलने के लिए या अब्यूज़ होने के लिए ना छोड़ें। ये बच्चे आपको मुस्तकबिल में कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और आप क्या कहेंगे सर हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, साइकोलॉजिकल और ऑफ कोर्स आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ भी काम करते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आपने इस दफ़ा बहुत अच्छा ये एक एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। मैं इसमें आपको ये बता दूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड लेबर। डिफरेंट स्टडीज़ का मैं अगर हवाला दूं, स्वीडन नंबर फर्स्ट पे आता है मेंटल हेल्थ के लिहाज से। तो उसमें अगर देखा जाए स्वीडन में 0.2% चाइल्ड लेबर है, और हम 56 नंबर पे आते हैं 70 कंट्रीज़ में से, और हमारे यहाँ अबाउट 17% चाइल्ड लेबर पाई जाती है। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। जैसे पहले ज़िक्र हुआ है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और यही बच्चे कल को जब कम्युनिटी सोसाइटी में सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, फिर ये अपना रोल प्ले करते हैं। अगर सही अगर इनके साथ इनको इन्वायरमेंट मिली हो तो ये पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, अदरवाइज़ ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, फिर ये नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे और बच्चों की नरिशमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही वाली बात है ना व्यूअर्स के जहनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा उतनी इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले दिनों में कुछ, अभी बल्कि कल परसों ही मैंने अपने भी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक व्लॉग बनाया विद अ साइकोलॉजिस्ट, इसी बात पे कि भाई हम जहनी नशोनुमा और मेंटल हेल्थ को कोई वैल्यू नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि वो किसी खाते में ही नहीं आती, और दिमाग ने ही आपके सारे जिस्म को और हर चीज़ को लेके चलना है। कितने मज़े की बात है। सो अल्लाह ना करे किसी को अगर कैंसर हो जाता है तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन आप इलाज कराते ही हैं। अगर जहनी मसाइल हैं तो उनका भी हल ढूंढना है, और जहनी मसाइल होने से भी रोकना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। हम किसी बच्चे को पकड़ के रिहेबिलिटेट करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे, उससे बेहतर नहीं है कि बच्चा उस पॉइंट पे ही ना आए कि उसकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत हो। इसमें मेरा एक थिंकिंग है, मेरा एक थीसिस है कि वो लोग जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और वो लोग जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कम बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि हम सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट दें। सर वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे जितने ज़्यादा बच्चे हों उतना ही खुशहाल कराना है। 2 बच्चे हों और ना बच्चा पैदा कर रहे हों तो 70 बातें औरतों को सुनने पड़ती हैं। सो माई पॉइंट इज़ आइदर वे एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि भाई बच्चे उतने पैदा करें जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, और 2 बच्चों की अच्छी किफ़ालत करके उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना, बैरिस्टर साहिबा आई थिंक यू एग्री विद मी, 1000 गुना बेहतर है कि आप 10 बच्चों को जलील करें। एंड में आप हमारे शो को, इस सेगमेंट को प्लीज़ मैम क्लोज करें। लास्टली आई थिंक लॉयर्स, जजेस और पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाइल्ड लेबर की जो लॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इन प्लेस किए हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन पे अगर डेटरेंस नहीं होगी, अगर सज़ाएं नहीं मिलेंगी, अगर उनको एंड तक नहीं लेके जाएंगे तो फिर लोग ये काम करना कंटिन्यू करेंगे, और इस तरीके से ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, ताकि उनको पता चले कि इतना सीरियस ये मामला है और इतना प्रिवेलेंट है कि इसके ऊपर डेफिनेटली अगर हम डिसीजंस प्रॉपर्ली नहीं देंगे तो ये चीज़ कंटिन्यू करेगी। और अल्टीमेटली वही वाली बात है ना व्यूअर्स, किसी ने तो आवाज़ उठानी है। अब ये छोटे बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अब हम बार बार आपको बता रहे हैं 1121 पे आप कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं इन पंजाब। आप अपने डिफरेंट प्रोविंसेस में चेक करें, सिंध में, बलूचिस्तान में कौन क्या कर रहा है। डिफरेंट इदारे भी हैं, NGOs भी है जो काम कर रहे हैं, और वो गवर्नमेंट के साथ अफिलिएट होके ही कर रहे हैं, इन द सेंस के ऑब्वियसली मिलजुल के काम करेंगे ना, गोल तो सबका एक ही है।
तो सिविल सोसाइटी भी अपना काम करे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी करें, गवर्नमेंट भी अपना काम करे, हर बंदा, पुलिस वगैरह। अब जैसे कि आपने मैडम बात की, यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाला देखता है कि छोटा बच्चा किसी खोखे पे, उससे वो गए वहाँ पे चाय मांगते हैं और खोखे पे बच्चा चाय लेके आता है, तो सबसे पहले तो पुलिस वाला रिपोर्ट करे, सबसे पहले पुलिस वाले को रिपोर्ट करना चाहिए। बात यह कि हमारे अपने लोग सबसे पहले इन चीज़ों को रिपोर्ट करेंगे तो आवाम में भी गट्स आएंगे। लेकिन व्यूअर्स, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पंजाब में एटलीस्ट अगर आपको इस तरह की ज़्यादती बच्चों के साथ होते हुए देखते हैं, बाहर देख रहे हैं, किसी के घर में देख रहे हैं, 1121 पे फ़ोन करें और उनको बता दें कि जी मेरा प्लीज़ नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन ये मामला है, प्लीज़ आप जाके चेक कर लें, मुझे लगता है कि ज़्यादती हो रही है। वो अपनी ड्यू प्रोसेस कर लेंगे, आप भी मतलब देख के अनदेखी नहीं करेंगे इस तरह से, और एट द सेम टाइम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन बच्चे, व्यूअर्स, किसी के, चाहे किसी का बच्चा अपना बच्चा हो, उनके लिए जान भी हाजिर है। सो हमें डरना नहीं चाहिए, वो स्टेप्स लेने चाहिए जो हमारे बच्चों को सिक्योर करते हैं। एंड प्लीज़ व्यूअर्स, बार बार कहूँगी, चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हायर करना इज़ नॉट लीगल। ये गलत बात है, ये गैर कानूनी है। प्लीज़ इस चीज़ को खुद भी रोकें, रुकवाएं, आवाज़ उठाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहलवानी की दुनिया में अब हम एंटर होंगे और देखेंगे कि वहाँ पे आजकल क्या हाईएस्ट अचीवमेंट्स चल रही हैं हमारे जो पहलवान हमें रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स। एंड ऑफ कोर्स आज उनसे एक बड़ी ख़ास उनकी ड्रिंक होती है, वो भी बनाना सीखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, पहलवानी की बात करें और सरदाई ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं नाम सही बोला है कि नहीं बोला। ये मेरे जो छोटे छोटे भाई हैं, जिनको मैं अपने बच्चे भी बुलाती हूँ, एक्चुअली इनको बच्चे बुलाने का इसलिए मज़ा आता है क्योंकि 6-7 फुट के जब लोग आपके साथ खड़े हो और आप खुद टिकने से हो, तो वैसे ही आपको ज़रा अपने साइज़ पे शर्मिंदगी होती है। हमारे साथ 3 बहुत ही ब्रिलियंट इंटरनेशनल फेम हासिल करने वाले पहलवान हैं। हमारे साथ सज्जाद अवान पहलवान हैं, जो ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट 2012 to 2018 रहे, इंडो पाक गोल्ड मेडल 2014, नेशनल मेडलिस्ट 2018, नेशनल गोल्ड मेडल 2019, 4th पोजीशन इन वर्ल्ड नोमैड गेम्स इन कजाकिस्तान 2024 में। एंड रिसेंटली माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे भाई पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स इंटरनेशनल टुरान कप में बाकू अज़रबैजान में जीत के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। मेरा दुश्मन तैयब रज़ा अवान पहलवान, जिनके साथ हमेशा ही मज़े की हमारी फनकारियाँ और हमारी वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं। मेरा बहुत ही प्यारा छोटा भाई, बेटों की तरह है मेरा, बहुत ही टैलेंटेड इंटरनेशनल रेसलर, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, साउथ एशियन मेडलिस्ट हैं, रुस्तम लाहौर, शेर पाकिस्तान, इंडो पाक चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन, 20 से 25 इंटरनेशनल टूर डिफरेंट कंट्रीज़ में कर चुके हैं रेसलिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हो? एंड दैट इधर बाय द वे ऑनर बिल्कुल ठीक हो जाता है, जब ब्रेक होती है तो ज़ुबान नहीं बंद होती इसकी। देन वी हैव विद अस हमारे बहुत ही प्यारे और शरीफ भाई यासिर अवान पहलवान, जो बस इन लोगों की हरकतें देखते ही रहते हैं और खुश होते रहते हैं, और ख़ुद भी बड़े एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं। इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट पटियाला इंडिया, देन इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2011, इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2014, नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं 2019 एंड 2023 में। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई शुरू, और देन ऑफ कोर्स हमारे साथ शाबान पहलवान हैं जो 16 साल के हैं, और जहांजेब पहलवान हैं जो 14 साल के हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आपको ये क्लैरिटी दे दूं कि ये बच्चे अपनी तालीम भी मुकम्मल कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और इन लोगों के अखाड़े का हिस्सा हैं। अब जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि चाइल्ड लेबर गलत है, लेकिन अगर बच्चे कोई हुनर या कोई टैलेंट या कोई स्पोर्ट या किसी चीज़ में आना चाहते हैं, आप उनको फोकस में लेके आना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। स्कूल भी जाएं, तालीम भी हासिल करें, स्कूलिंग अपनी मुकम्मल करें, उसके साथ साथ पहलवानी की तरफ भी आएँ, और पहलवानी के जो सारे तकाज़े हैं उनको अंडरस्टैंड करें और उनको ग्रूम करें।
और इनके पास माशाल्लाह आई थिंक पता नहीं कितने ज़्यादा कितने बच्चे हैं आपके पास आते हैं ऑलमोस्ट? हमारे पास माशाल्लाह 20-25 जो बच्चे हैं वो 15-16 साल की उम्र के आते हैं, माशाल्लाह। जो कोई मैट्रिक में है, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है। वो अपनी तलीम के साथ साथ माशाल्लाह जो है वो पहलवानी भी सीख रहे हैं और बाकायदा वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मुकाबले भी खेलते हैं। और जी, क्योंकि आप लोगों की देखिए ना, यंगर जनरेशन जब आगे आती है तो व्यूअर्स यही ब्रिलियंट चीज़ें वो लेके आते हैं। पहले वक्त में जब आप पहलवानी में पढ़ते थे तो कहते कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने लिखने की, टाइम नहीं ज़ाया करो, सारा टाइम अपना इस पे लगाओ। अब यही लड़के जब हमें हमारे मुल्क को जाकर रिप्रेजेंट करते हैं खुद तालीम याफ्ता होके, तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है, ये हमें इंटरनेशनली अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी फील्ड में कोई और काम करना है तो फिर अपनी बिजनेसेस भी शुरू कर सकते जी हैं, बिल्कुल राइट? जी जी राइट। तो मैंने कहा पहले ये बात क्लियर कर लूँ कि हमारे साथ 14 साल के और 16 साल के भी बहुत ही ब्रिलियंट पहलवान हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँजेब हमारे साथ हैं और शाबान हमारे साथ हैं, राइट? जी जी। तो ये बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो ये क्या बना रहे हैं इस वक्त? ये सरदाई बना रहे हैं, जो कि आजकल आपको पता गर्मी काफ़ी पड़ रही है। पर सरदाई तो पूरा साल नहीं आप लोग पीते? जी जी पूरा साल गरम या ठंडा कर जी लेते जी हैं? इसमें थोड़े मसाला जात में हम कमी पेशी करते हैं, सर्दियों के कुछ अलहदा होते हैं, गर्मियों के कुछ अलहदा होते हैं। अच्छा, तो उस लिहाज से फिर अभी इसकी हम और बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आप जो अभी करके आए हैं उसकी बात करना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करे तो हम तो बहुत खुश होते हैं। तो ये बाकू में क्या मामलात हुए? बाकू में जी इंटरनेशनल तुरान कप हुआ है, जिसमें 12 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तान ने इसमें 2 कैटेगरीज़ में पार्टिसिपेशन की थी, सीनियर कैटेगरी और जूनियर कैटेगरी में। सीनियर कैटेगरी का मैं कैप्टन था पाकिस्तान टीम का और अल्लाह का शुक्र है हमने सिल्वर मेडल हासिल किया वहाँ पे, और ब्रॉन्ज भी किया। जूनियर टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ठीक है। तो और ये ट्रेंड आप लोगों के ही थे, आपके अखाड़े के ट्रेंड? जी जी बिल्कुल, हमारे अखाड़े के ट्रेन थे हमारे वाले साहब मलिक इमदाद पहलवान, वो हमारे कोच हैं और इन बच्चों के भी वो ट्रेनर थे और यहाँ से वो तरबियत हासिल करके गए हैं। और वहाँ पे हमारा जो ईरान जैसे जो मजबूत ममालिक हैं, आज़रबाईजान है, जॉर्जिया है, अफ्रीका है और तुर्की है, इस तरह के ममालिक के साथ हमारा मुकाबला हुआ और अल्लाह का शुक्र है हमने वहाँ पे अपने मुल्क का झंडा बुलंद किया और मेडल हासिल किया। आप ये काम करते हैं, ये जो अगला बच्चा है हमारा, इसको एक्टिंग का भी शौक है, साथ साथ पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। आपके तो अखाड़े में ड्रामा भी शूट हुआ हुआ है। जी वो मोहसिन नकवी साहब अपना जाफ़र, उन्होंने मोहसिन जाफ़र साहब उन्होंने कहा कि आपका ना हमने अखाड़े में आना है और ड्रामा एक गोरी का लाहौर बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग उसमें करनी पड़ेगी। तो मुझे थोड़ा सा शौक भी था, तो मैंने तो हीरो का आपने कुट्टा? तो मैंने कहा मुझे शौक भी है, तो काफ़ी मज़ा आया। और वो यूएसए की थी जो ड्रामा की हीरोइनी थी और उनके साथ भी डायलॉग हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। और बात ये कि देखो ना, एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी होता है हर किस्म का, इसीलिए तो हम कहते हैं कि तालीम, ये काम, साथ साथ जो भी चीज़ें, को एक वक्त होता था जब अगर पहलवानी करे तो सिर्फ पहलवानी करनी, एक्टिंग कर रहे हो तो सिर्फ एक्टिंग करनी। अब दुनिया बदल गई है। जी जी। अब जब तक आप साथ साथ, क्या कहेंगे सर इसके बारे में, आप साथ साथ काम ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बच्चे हमारे भाई ने बताया कि हमारे अखाड़े में माशाल्लाह 16 साल से लेके बड़ी उम्र यानी 22-23 साल के बच्चे आ रहे हैं, उनमें बट किस एज से शुरू करनी चाहिए पहलवानी, ये गाइड करें, क्योंकि आप तो जीरो से भी बच्चों को गाइड करते हैं और जी सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़ों ने बताया ना, जो हमारे रेसलर सीना बसीना सीखा है, वो कहते हैं कि बच्चे को तकरीबन 10-12 साल की एज में आपको अखाड़े में छोड़ना चाहिए, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे अखाड़े की जो दाव पेच या कुश्ती के वो भी सीखे और उनको बड़ों से मिलने का जो है ना तहज़ीब उन्हें पता चलेगी कि अखाड़े में जाके बड़ों से कैसे मिलना है और जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। बिल्कुल ये भी साथ साथ चलता है हमारा, सिखाई भी यानी कि दाव पेच भी और साथ ये भी सिखाया जाता है। तो आजकल अखाड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो बच्चों को ट्रेन करें, आप लोग पर्सनल ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं ये भी बताएं जी। अभी तो ये हुआ है माशाल्लाह वेरी गुड, लेकिन आप लोगों का काम कहाँ ख़त्म होता है, एक मुकरा होता है तो अगली चीज़ शुरू हो रही होती है। जी हम क्योंकि अभी हम खुद ट्रेनिंग करते हैं
तो बेसिकली हमारे वाले साहब और बड़े भाई हमें ट्रेनिंग हमें भी करवाते हैं, इन बच्चों को भी तरबियत देते हैं और आगे से फिर बच्चों को भी आप जी लोग जी train करते आगे हैं। माशाल्लाह हमारे जो भतीजे हैं वो भी अब थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि अदब व अदाब जो हैं अखाड़े में बताए जाते हैं, डिसिप्लिन बताया जाता है, बड़ों का एहतराम कैसे करना है और किस तरह उनसे तरबियत लेनी है, और फिर तरबियत इस फ़न को आगे सीना बसीना लेके नस्ल दर नस्ल जो है वो हम ने कैसे चलना है। तो बच्चे हमारे माशाल्लाह जो हैं भाइयों के पढ़ भी रहे हैं साथ, ये आस्ता आस्ता उस लेवल की तो नहीं खैर अभी करते, लेकिन ये है कि वो आके बैठते हैं वहाँ पे देखते हैं और उन चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जी जी। अच्छा, तो पर्सनल ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आजकल क्या करें, अपनी ज़ात को तैयार कर रहे हैं? अब नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं, वो भी इसकी तो बड़ी हार्डकोर ट्रेनिंग चल रही है हमारे एक बच्चे की, तो ट्रेनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अपने ऊपर किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? जी हम ज़्यादा जो मॉर्निंग में हम क्रॉस फिटनेस ज़्यादा आजकल कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मुकाबला हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आगे हमारे फिर नेशनल गेम्स आ रही है जो कि कराची में होनी है, पोस्टपोन हो गई थी, दिसंबर में होनी है, तो उसमें हमने सारे भाइयों ने पार्टिसिपेट करना है और उसके लिए हम पूरी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। सुबह भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, तो ये हमारी आजकल की रूटीन चल रही है। तैयब, आपकी ट्रेनिंग में क्या चल रहा है? मेरी ट्रेनिंग जो है मतलब वो डेली की रूटीन क्या है आजकल आपकी? आजकल मैं ना असल में मेरे आगे इवेंट्स आ रहे हैं, साउथ एशियन गेम्स भी है, नेशनल गेम्स भी है, कुछ पाकिस्तान में भी इवेंट्स हैं। तो मैं आजकल ज़रा गुजरांवाला में एक हमारे रेसलर हैं, वो अच्छे रेसलर हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उधर। तो सुबह मैं तकरीबन 5 बजे गुजरांवाला में होता हूँ, 5 से तकरीबन कोई 7-8 बजे तक हमारी जो रेसलिंग प्रैक्टिस चलती बेटे है। सोते कब हो तुम लोग? हम सोते हैं रात को 8-9 बजे सो जाते अच्छा, हैं, जल्दी इशा सो के जाते बाद सो जाते हैं 9 अच्छा, अब बजे ये के देखें पास। ना व्यूअर्स, ये कितनी एक अच्छी रूटीन है। एक्चुअली ये वो रूटीन है जो मजहबी तौर पे भी हमें फॉलो करनी चाहिए, जी जी कि आपने इशा पढ़ी जी और उसके बाद आप सो गए और फिर आप सुबह बेशक तहज्जुद पे जागें या आप मतलब फजर के फजर के लिए जागें, और आपकी एक्चुअली नींद की भी साइकिल आप देखें। इन लोगों की फिजिकल फिटनेस, नींद का बड़ा अमल दखल होता है सेहत में, जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। कभी ऐसा पहलवान देखा जो सारी सारी रात जागे और दिन में उसकी फिटनेस ठीक हो? नहीं, सकता। वो तो उससे तो एक्टिव ही नहीं रहता इंसान अगर आपकी नींद पूरी नहीं है। हम जब ट्रेनिंग करते हैं हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फटीक में चले जाते हैं, और उसका जो बेस्ट रिसोर्स है रिकवरी का वो स्लीपिंग है। अगर आपकी स्लीपिंग अच्छी नहीं है, आप जाग रहे हैं मुसलसल, तो फिर आपके जो मसल्स हैं वो उसमें रिकवरी नहीं आएगी। आप जब फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे आपको और फटीक हो जाएगी और आपको इंजरी लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही। तो ये होता है। और दूसरा भाई बात कर रहे थे कि हमारे जो अखाड़ा है उसमें एक अदब अदाब भी सिखाए जाते हैं, बड़ों से कैसे अब मिलते देखिए ना, हैं। जो बच्चे ज़रा बागी हो जाते हैं या माँ बाप कहते हैं ना कि कंट्रोल में नहीं आ रहे, जी जी ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है व्यूअर्स। बड़े लोग पहले क्या करते थे, बच्चा बाज नहीं आता तो उसको बोर्डिंग में डाल देते थे। मसला ये कि बोर्डिंग वालों ने क्या करना है बच्चे का, सिंपल बात है, बोर्डिंग स्कूल में भी डालेंगे तो जो घर पे नहीं पढ़ा वो ऐसी जगह पे जहाँ पे तमीज़, तहजीब, तरबियत, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, वहाँ पे बच्चा, और वैसे भी स्पोर्ट्स करके खेल के थक इतना जाता है, हिम्मत ही नहीं होती पंगा करने की। इसी तरह हमारे एक जानने वाले हैं, वो अपने बच्चे को एक मतलब हेल्थी एक्टिविटी स्पोर्ट्स में करवा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को आपके पास सिर्फ इसलिए भेजना है ताकि ये तज़ीम करना सीखे, उस्ताद की तज़ीम करना, खड़े कैसे होना है, बात कैसे सुननी है। हमारी जो अपना अखाड़ा की कुश्ती है इसके अंदर तज़ीम बहुत ज़्यादा है, बड़ों के लिए, जो सीनियर हैं उनके लिए, उस्तादों के लिए, माँ बाप के लिए, और इंसान की फितरत में शामिल है। ज़ाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पे रेसलिंग है तो उसमें जैसे जैसे ताकत आती है इंसान के अंदर ना, एक वो कहते हैं कि वो दूसरों को कम समझना शुरू हो जाता है। इस तरह हमें साथ साथ तरबियत भी करनी पड़ती है कि आपको आजिज़ी और इंकिसारी के साथ कैसे रहना है। बिल्कुल। और यासिर भाई देखिए, ये काम फिजिकली बड़ा आपकी हिम्मत लेता है, ये नहीं है कि कोई आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि मैं खुद भी ट्रेनिंग करता हूँ और अपने छोटे भाइयों को भी करवाता हूँ, जितने भी अखाड़े में छोटे बच्चे हैं उनको करवाता हूँ। ये हमने अपने बड़ों से सीखा है, को जो बड़े हमारे हैं उन्होंने अपने बड़ों की कैसे इज़्ज़त की है
फिर हमने देखा है कि वो हमें कैसे ही उनकी क्योंकि इज्जत देखिए करनी जिम चाहिए। जाके आपको ये तरबियत नहीं मिलनी। आजकल बहुत से माँ बाप जो है वो कहता है बच्चा जिम चला जाए। जी, बिल्कुल। अब बात ये जिम में जाके उन्हें की तमीज़ सीखनी है। हाँ, थोड़ा सा थक के आ जाएगा घर। जी आप लोग ट्रेनर्स और पर्सनल ट्रेनिंग्स और इनकी तरफ जो इतना जाते हैं, व्यूअर्स अखाड़े में कभी अपने बच्चे को भेज के देखे 3 महीने में बंदे का पुत्र ना बन गया तो मेरा नाम बदल दो। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये नहीं कि और बट लोग घबराते भी हैं कि अखाड़े में डांट बहुत पिटती होगी। बच्चों को सिखाने का अंदाज क्या है? क्योंकि देखिए पहले वाला अंदाज आज नहीं चलता। जी जिस तरह हम छोटे थे डांटे खा लेते थे, मतलब सजा भी मिल जाती थी, बच्चे ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। आजकल के बच्चे आपको पता है कहाँ काबू में आते हैं, तो वो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? जी, ये बच्चों के साथ वो प्यार से नफसाती गेम है। जी जी बिल्कुल। बच्चों को प्यार से फ़न से भी सिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सख्ती भी करते हैं और साथ साथ ये मैनेज करके बच्चे वैसे ही जो है ना वो माहौल को देख के खुद ब खुद ही सीखने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे बड़े ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी जो है ना वो बड़ों को देख देख के अच्छी तरफ वो जो है ना अच्छी तज़ीम उनमें आ रही है। पर्सनली आपकी क्या ट्रेनिंग में चल रहा है आजकल? जी, सुबह नमाज के बाद जो है ना वो मैं तैयब भाई को भी ट्रेनिंग साथ जाके करवाता हूँ, सजाद इसने भाई। सबको घुमाया हुआ है जी मीडिया इंडस्ट्री को। जी, असल में गाड़ी मैंने ये खुद साथ भी करनी चलाते है हैं, तो साथ मैंने एकेडमी भी साथ चलानी होती, खुद भी ट्रेनिंग करनी है और भाई को भी करवानी है, तो वो सारा सिलसिला जो है ना वो मिलजुल के फिर ऐसे चलता है। सही सही। तो आप सारी चीज़ें बेसिकली मैनेज कर रहे हो। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में भी नज़र डालनी है और उसके फ़ौरन बाद आप लोगों से मैंने ये जानना है कि इसमें डलता क्या है, और अगर घर पे बनाना हो, क्योंकि ये बड़ी ही तवानाई वाली और न्यूट्रिशियस चीज़ होती है। उसके अलावा पहलवान की खुराक क्या होती है एक्चुअली? एक प्रॉपर पहलवान क्या क्या दिन में खाता है, क्या क्या न्यूट्रिशन होती है? पहले ज़मानों में तो बिल्कुल ही हर चीज़ खा लेते थे, अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई है क्योंकि आप लोग रेसलिंग और पहलवानी साथ लेके चल रहे हैं। तो एथलीट और स्पेशली पहलवान की खुराक और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, आइए नज़र डालते हैं किचन में, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर न जाने क्या क्या कर रही हैं। कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी, कुछ तितर बितर सी हो गई थी आप। जी, हमारे मस्टर्ड, चावल और मिर्चें, कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, सब कुछ रेडी है। सब कुछ रेडी हो गया है आपसे बातें करते करते ही। सो व्यूअर्स, वही चीज़ है कि आप जिस तरह प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो साथ साथ जो लोग घर के काम कर रहे होते हैं उनको साथ साथ आप लोग मैनेज कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू डू, बस मैनेजमेंट की बात होती है। जहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स और डिशेस की बात करें, वहाँ पे सरदाई बन रही है यहाँ पे। तो ये बेटा बताओ ये बनती कैसे है और इसमें ऐसा क्या होता है जो सर्दियाँ हो या गर्मी हो आप लोग इसको यूज़ ज़रूर करते हैं एज पहलवान, बट कहा जाता है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी घरों में इसको यूज़ करना चाहिए, और होता भी था, इसी तरह होता भी था पहले वक्तों में, अब नहीं होता। असल में ना अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में जब हम इसमें ना जो बादाम है उसकी क्वांटिटी और हम बढ़ा देते हैं। अच्छा पहले बताओ इसमें डलता क्या है? इसमें सौंफ है, ज़ीरा है, इलायची है, काली मिर्च है और चारों मगज़ हैं, मिस्री है। हाँ नहीं मिश्री नहीं, सफ़ेद ज़ीरा है। हाँ तो बादाम है इसमें। अच्छा मीठा नहीं कुछ डालते इसमें? मीठा जब इसका वो हम लिक्विड निकालते हैं, रस निकालते हैं इसमें से, फिर उसके बाद में इसमें बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा डालते हैं। शक्कर डाल दें? नहीं शक्कर नहीं, चीनी। चीनी। शक्कर से इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। तो चीनी या मिस्री भी हाँ, चीनी मिस्री, है। हाँ, बिल्कुल, मिस्री बिल्कुल। डाल दे तो बहुत ही अच्छा है वो भी क्योंकि वो ठीक है। अनप्रोसेस्ड होती है तो उसका और फायदा और होता है। फायदा अच्छा तो सर्दियों में फ़र्क हो पीते हो और गर्मियों में जी, फ़र्क कैसे? सर्दियों में हम बादाम और ज़्यादा डालते हैं, मतलब अगर गर्मियों में हम आधा किलो गिरी का रगड़ा लगा रहे हैं तो सर्दियों में 1 किलो गिरी का रगड़ा लगेगा। और साथ में जब हम उसमें से रस निकालते हैं तो फिर हम बाद में उसके अंदर दूध भी रस ऐड कैसे निकालते हैं? ये जब अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा फिर हमें इसे एक कपड़े में डालेंगे, जो बिल्कुल साफ़ कपड़ा है उसके अंदर डालेंगे, फिर उसे अच्छी तरह निचोड़ेंगे, फिर पानी डालेंगे, निचोड़ेंगे, और जब वो अच्छी तरह निचोड़ लेते आप हैं। इतना महंगा महंगा आमंड मिल्क जो जाके खरीदते हैं मार्केट हाँ, से, बिल्कुल। तो ये आमंड मिल्क ही हुआ ना? इसी तरह तो सर्दियों में दूध डालते हैं तो वो फिर ज़रा हैवी किस्म का हो जाता है, बल्कि उससे फिर ठंड भी कम लगती है। और सर्दियों में चूंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा गर्मियों में होती है
तो उसकी वजह से फिर हम इसमें पानी ऐड करते हैं, दूध वगैरह नहीं डालते। तो इसके हमारे ना एक जानने वाले थे, उनका ना कह लें कि कुछ काम था जो वो गर्मी में करते थे। हमने उनको 1 गिलास पिलाया, कहता मैं 2-3 लीटर पानी पी जाता था, आज मुझे प्यास ही नहीं लगी सारा दिन। मतलब इतना इसका फ़ायदा है, ये प्यास नहीं लगने देता। प्रैक्टिस के बाद हम जब इसे पीते हैं तो इसका पीने का मकसद भी कितना पीते हैं? कोई 2 लीटर पी लेते हैं। एक बंदा 2 लीटर पीता है? हाँ, क्योंकि वो पसीना बहुत ज़्यादा आपका वो निकला होता है और आपके अंदर पानी की तलब बहुत ज़्यादा होती है। और पानी भी व्यूअर्स गर्मी में, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया कि पानी 8 से 10 ग्लास तो हर बंदे ने पीना है इस गर्मी में। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो 12 से 14 ग्लास पानी, और ऊपर से जो भी आप इस किस्म की चीज़ें लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बकवासियात, मैं इनको बकवासियात ही कहती हूँ, से बचने से 100 गुना बेहतर है कि आप इस किस्म की चीज़ों की तरफ जाएं और सेहतमंद एक ज़िंदगी जिएं। जब हम पहलवानी में साथ साथ गोश्त खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं, तो वो भी उसको कट कर वो भी फिर हम उसका बल्कि इसी से रिलेटेड अब गाइडेंस लेते हैं कि यासिर भाई क्या खुराक क्या होती है, क्योंकि आप तो अकेडमी भी रन कर रहे हैं, अखाड़ा भी आप देख रहे हैं, उसके अलावा अपने भाइयों की ट्रेनिंग भी, अब्बू के साथ भी काम करते हैं, तो आपके अंडर आ जाती है न्यूट्रिशन, खुराक। तो खुराक क्या है पहलवान की, रेसलर की? जी, खुराक जो पहलवान की हमारे है दिमाग में होता है ना 20 अंडे खा लिए, 2 किलो मटन खा लिया एक दफ़ा में, फिर दूसरी दफ़ा में 6 चरगे खा, मतलब जो दिखाया जाता है या मीडिया में बात होती है तो इस तरह ही होती है। जी, ये मीडिया में तो है ना कि इतने बकरे पहलवान खाते हैं, जो खाते रहें या ऐसी बातें करते हैं, तो वो बिल्कुल आप लोगों के वहाँ तो हर रोज़ ही कुर्बानी की नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि पहलवान की जो डाइट है ना वो दूसरी स्पोर्ट से थोड़ी मुख्तलिफ है, यानी कि सेम ही होती पर थोड़ी मुख्तलिफ है हमारे जैसा कि सुबह एक जो पहलवान है वो उठता है तो वो मक्खन खाता है, मुरब्बा खाता है, उसके बाद जब वो ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेता है उसके बाद वो शरदाई पीता है, फिर बाद में दोपहर को खाना खाता है, उसमें गोश्त है कोई भी, यानी कि आप बीफ है या चिकन है कोई भी, उसके बाद शाम को फिर ट्रेनिंग करनी है। रोटी चावल का कितना अमल दखल है? हाँ जी, चावल थोड़ा कम ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा जो है ना वो रोटी खाते हैं, और दही का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फ्रूट भी लेते हैं दोपहर को। अब देखिए ना कितनी हेल्दी डाइट है, साथ में फल सब्जियों का भी इस्तेमाल होता होगा ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक बड़ी हेल्दी बैलेंस डाइट है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना व्यूअर्स पहले के पहलवान ये वो तो फिल्मों में और मीडिया में या कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग करते थे, एक्चुअली बड़ी एक हेल्दी और तवानाई वाली जिंदगी है जो गुजारी जाती है, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बाकू वाली बात मैंने फिर से करनी है, मुझे फिर से फतूर चढ़ा हुआ है। बाकू में एक्सपीरियंस कैसा था? पहली दफ़ा गए? बाकू में पहली दफ़ा गया हूँ। तो बाकू काफ़ी खूबसूरत शहर है, आपको पता है, और वहाँ पे मुकाबला खेलने का और ज़्यादा मज़ा आया जब हम मेडल पोजीशन पे पहुँचे हैं। तो मेरे और मेरी टीम के बहुत ज़्यादा उधर जज्बात थे कि यार हमने यहाँ से मेडल जो है ना वो लाजमी जीतना है। तो जब हमारा सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में हमारा ईरान के साथ पाला पड़ गया। ये देखिए माशाल्लाह मेडल्स वगैरह मिल रहे हैं, व्यूअर्स देखें। हाँ। ईरानी जो आपको पता है बड़े हैवी लड़के हैं, बहुत अच्छे वो पहलवान है ईरानी माशाल्लाह, और बहुत ज़ोरावर हैं वो। उनके साथ हमारा मुकाबला हुआ तो वो काफ़ी लग पता गया। पहले वो हमें जीत रहे थे लड़कों को, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, दिल बर्दाश्त नहीं होना, इंशाल्लाह हम इनको जीतेंगे। और ऐसे ही अल्लाह की करनी हुई कि हम उन्हें जीते हैं और मुल्क के लिए हमने सिल्वर मेडल हासिल किया है। उन्हें सेमीफाइनल जीता है, फिर फाइनल में हमारा कजाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ और वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट मुकाबला था। तो अल्लाह का शुक्र है हम सिल्वर मेडल जीत सके। जी जी। सबसे ज़्यादा आपका फ़न एक्सपीरियंस क्या था ट्रैवलिंग में? जब आप लोग इंटरनेशनली कर रहे थे, पाकिस्तान में तो आता ही मज़ा है जी जी, अब बड़े सारे बंदे होते हैं वो, बट गैर मुल्क में या ऐसी जगह पे जाके करना जहाँ पे अपने लोग ऑडियंस में नहीं बैठे, जी जी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे एंजॉय किया? ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एंजॉय किया था। उधर नहीं जाते वहाँ पे बेटा, हम ईमेल पे तुमसे बात करते। नहीं, मेडल जीता था तो आपके पास आके इंटरव्यूज वगैरह भी तो मेरी वजह से, अपनी आप ही की वजह से आया, आपकी वजह से ही, ठीक है। तो उधर मेडल वगैरह जीते थे, तो कह लें एक मुल्क के लिए मेडल जीता था, बड़ी खुशी थी कि मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया देखा जाके? ऑस्ट्रेलिया भी देखा, ब्रिस्बेन भी गए हैं सिटी में। काफ़ी उधर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मैं उनका आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह वो हमें लेके मुख्तलिफ़ जगह हमारे इंटरव्यूज़ भी हुए पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ,
तो बात कर रहे थे कि मैंने मेडल जीता, तो काफ़ी खुशी थी और भी दोस्त थे जिनके मेडल आए थे, तो एक खुशी थी अंदर के पाकिस्तान में न्यूज़ के अंदर और हर जगह बहुत ज़्यादा चर्चे हो ऑस्ट्रेलिया रहे हैं जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना इसी बहुत तरह। बड़ी बात है, दुनिया का दूसरा कोना हमारे लिए इसी तरह। और वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ओलंपिक्स के बाद दूसरा बड़ा इवेंट 72 कंट्रीज उसमें होती हैं और वहाँ से मेडल लेना बड़ी एजाज़ की बात बड़ा थी, मुश्किल तो काम है। काफ़ी खुशी थी उधर ना। एक ना वो जाहिर सी बात है, मेडल जीतने के बाद लोग इंजॉय करते हैं। उधर ना एक विलेज बना हुआ था, डिफरेंट नेशंस के लोग थे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, तो वहाँ पे ना बातचीत म्यूजिकल करने शो का, भी होता वक्त था, गुजारने का, इंजॉय करने का इसी भी तरह मौका। उधर कॉन्सर्ट भी होते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो उधर ना वो शेर वगैरह और ज़ेब्रा, तो उनमें ना मैंने थोड़ा सा जूमा कह लें, थोड़ा सा लाइक भंगड़ा टाइप या डांस टाइप थोड़ा सा हो गया। तो जब वहाँ तो मैंने खूब इंजॉय किया। जब वीडियो घर पहुँची है कहते तू पहलवानों के डांस कर तो तू पहलवानों के एक्टिंग भी तो कर रहा है ना, तैयब इसी तरह की करें, साथ में काबू में नहीं आता, मसला ये ऐसे ही है। है, और जो सबसे ज्यादा तंग है वो तो उस तरफ बैठे हुए हैं। अच्छा, बहुत तंग करते हैं ना यासिर भाई, माने तंग करते हैं। वो आपकी एक्सप्रेशन जो होती है ना, बिल्कुल वो है जो मेरी बहन की मेरी तरफ होती है। पापा की भी यही लुक होती है कि आए हाय, हर वक्त दिमाग कह रहा था आए हाय, तूने बाज नहीं आना, तैयब तू जिस दिन बाज आ गया ना हम बोर हो जाएंगे, तो तूने नहीं बाज आना। अच्छा ज़ाद भाई, अच्छा यासिर भाई आप बताएं आपका सबसे यादगार टूर। जी अभी 2024 में काज़ाकिस्तान में गए थे वर्ल्ड नोमैड्स गेम के लिए, तो पाकिस्तान ने वहाँ पाकिस्तान के लिए चौथी पोजीशन हासिल की, क्योंकि पूरी दुनिया से टीमें आई थी। तो उधर यानी कि जो हम सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में हमारी जीत थी ना, तो उसके बाद जो हमने उधर यानी कि हमारे रेसलर भी साथ भाई भी गए हुए थे, सजाद भाई भी थी, मैं भी था, तो हमारा आपस में जो काफ़ी अल्लाह गुला भी Enjoy किया। enjoy भी किया। फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे सजाद भाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखें, तालीम, हेल्थ, फिटनेस, हर एरिया में अगर आप देखें तो पहलवानी आपको पुश करती है। जी जी हम जाते हैं मॉडर्न चीज़ों की तरफ, मतलब जो वेस्ट की चीज़ें होती हैं, जी जी हमें पहलवानी की जगह रेसलिंग चाहिए, जी, जी। हमें टाइक्वांडो चाहिए, हमें कुछ, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वेस्ट से इंस्पायर हों। तो हमारे अपने कल्चर में इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि जैसे ये प्रोफेशनल रेसलिंग WWE दिखाई जाती है, या आप कह लें वो दिखाई जाती है MMA, इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं वो इंजरी करती हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो हमारी जो गेम है देसी कुश्ती या मैट रेसलिंग, ये बहुत ही सॉफ्ट गेम है, हार्ड तो है, इसमें एक्सरसाइज वगैरह और काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसमें इंजरीज़ के जो है ना चांस बहुत कम होते हैं। जो बेतुकी आपको चोट लगाना, खून बहाना और इस तरह की नहीं मिलती आपको, और बड़ा ग्रेसफुल है। और जी जी। और मेरा यही पैगाम है कि बच्चों को अखाड़े में भेजना चाहिए। एक तो उनकी अखलाकी तरबियत होती है, दूसरा उनकी फ़िज़िकली तरबियत होती है, और वो बुरी चीज़ों से बच जाते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में फैल रही हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम तो ये जहाद कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो हमारे साथ अटैच है हम उनको कर रहे हैं। तो हमारे पास कई ऐसे बच्चे आए हैं जो मतलब पेरेंट्स ने शिकायत की है कि ये लेज़ी है, मोबाइल पे बैठे रहते बागी हो गए हैं हैं। और सुनते नहीं हैं। तो जब वो खाड़े में आते हैं, 1-2 माह बाद वो अपने बच्चे को देखते हैं, फिर हमें दुआएं देते हैं कि ये आपकी वजह से हमारा बेटा जो है वो ट्रैक पे आ गया। और देखे ना, आपने उसको किसी सजा वाली जगह पे नहीं डाला, जी, आपने जी। उसको ऐसी जगह पे जाकर डाला जहाँ पे वो स्पोर्ट्स खेल सकता जी, है, सीख सकता है, और फिर उसके साथ साथ ऐसी, अगर कल को वो जाके इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करता है या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है बच्चा, तो अपने अंदर प्राइड भी फील जी करता जी। है। हमारे पास एक ऐसा बच्चा आता था जिसे ना कम सुनाई देता था, तो माशाल्लाह वो आया, अखाड़े में आना शुरू हुआ है। जैसे जैसे वो अखाड़े में आता गया, एक्सरसाइज करता रहा है और थोड़ी कुश्ती की प्रैक्टिस करता रहा, उसकी कुव्वत समाज जो है वो बेहतर हो गई है पहले से, माशाल्लाह। और उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं और वो रेगुलरली उसे भेज रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का, एंड थैंक यू। बात यह है कि आपकी अचीवमेंट्स तो अपनी जगह, लेकिन हमने अपने जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं जिसमें पहलवानी भी आती है, हमारे सब कॉन्टिनेंट का ये एक बड़ा पुराना और बड़ा खूबसूरत स्पोर्ट है,
तो इसको आगे लेके चलना व्यूअर्स, और उसको प्रमोट करना, और उसके साथ साथ उसके फ़वाइद को अंडरस्टैंड करना। सो लोग जो कहते हैं ना हम बच्चे को आर्मी में डाल देंगे, हमारा बच्चा जो है वो काबू में नहीं आता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स हैं, और इसमें भी मुल्क का नाम रोशन किया जा सकता है, और बच्चे की पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके अखाड़े का बहुत शुक्रिया, जो कंट्रीब्यूशंस आप कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, आपके अब्बू का, आपकी फैमिली का, सबका, क्योंकि आपका फैमिली का काम है। बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे बच्चों का शुक्रिया जिन्होंने सरदाई यहाँ पे सरदाई बनाई यहाँ पे ना, आज सर की दर्द ही हो गई सरदाई कह के, वो भी तैयार की। थैंक यू बच्चों, आपका बहुत शुक्रिया। एंड शेफ़ नूर का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।